नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम मेडिटॉक्स में। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर जीएस कालरा, जो कि सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में एक प्लास्टिक सर्जन के तौर पर कार्यरत हैं। पिछले 15 सालों से ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं। काफ़ी जाना माना नाम है डॉक्टर जीएस कालरा। आज हम इनसे जानेंगे प्लास्टिक सर्जरी क्या है, कैसे होती है, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि प्लास्टिक सर्जरी आखिर है क्या और कैसे की जाती है ये सर्जरी। देखिए, जो प्लास्टिक सर्जरी है, ये प्लास्टिक वर्ड जो है ये बेसिकली लैटिन वर्ड प्लास्टिक से लिया गया है और जिसका मतलब है मोल्डिंग, कि हम शरीर के किसी भी अंग को मोल्ड कर सकते हैं। बट प्लास्टिक सर्जरी इटसेल्फ तो एक नाम है, बाकी इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी ब्रांचेज हैं जिसमें कि तरह तरह के ऑपरेशन किए जाते हैं। आम व्यक्ति प्लास्टिक सर्जरी के बारे में यही सोचता है कि सिर्फ कॉस्मेटिक सर्जरी है, परंतु ऐसा नहीं है। या कुछ लोग सोचते हैं खाली स्किन की सर्जरी है, ऐसा भी नहीं है। देखिए, प्लास्टिक सर्जरी के मेजर जो है 5-6 हिस्से हैं। एक है कॉस्मेटिक सर्जरी, जिसके लिए लोग ज़्यादा इसको जानते हैं, जिसमें कि हम बेसिकली जो ऑलरेडी शरीर का अंग ठीक है उसको और बेहतर करते हैं। किसी की नाक ठीक करते हैं, किसी की ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट करते हैं, किसी की फैट निकालते हैं। लेकिन इसके अलावा और बहुत सारे फील्ड्स हैं, जैसे कि माइक्रो सर्जरी। माइक्रो सर्जरी के अंदर जो है हम लोग बहुत ही महीन नसों को आपस में जोड़ सकते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर। इसमें बहुत सारी फील्ड आते हैं, जैसे कि किसी का हाथ कट गया, उसको जोड़ना है, उंगली कट गई, या किसी पर्टिकुलर एरिया में चोट की वजह से बहुत बड़ी स्किन लॉस हो गई, मसल लॉस हो गई, तो दूसरी जगह से मसल, स्किन, उसकी खून की नसें, दूसरी नसें सब वहाँ पर ट्रांसप्लांट करनी है। ये एक माइक्रो सर्जरी का फील्ड है। इसी तरह से एक फील्ड है ऑर्थोग्नेथिक सर्जरी। ऑर्थोग्नेथिक सर्जरी है जिसमें कि अगर किसी व्यक्ति का जबड़ा छोटा है या बड़ा है तो उसको हम लोग जो है सर्जरी करके ठीक कर सकते हैं। ऐसे एक फील्ड है मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, जिसके अंदर की जितने चोट वाले लोग हैं, जितने भी जैसे एक्सीडेंट हो जाते हैं तो उनका जबड़ा फ्रैक्चर हो गया, चेहरे की हड्डियां फ्रैक्चर हो गई, उनके फ्रैक्चर्स भी जो है हम लोग ठीक करके उसके अंदर फिक्स करके उनको वापस सेम शेप और सब उनको रिहेबिलिटेट करते हैं। सिमिलरली एक फील्ड है जैसे छोटे बच्चों में होता है कंजेनिटल एबनॉर्मलिटीज़ हैं, तो कंजेनिटल सर्जरी है जिसमें कि किसी के होंठ कटा हुआ है, किसी का तालू कटा हुआ है, किसी के आधा जबड़ा टेढ़ा है, किसी के जो है कान नहीं है, तो इस तरह की सर्जरी जिसमें कि की जाती है। तो इस तरह से प्लास्टिक सर्जरी एक बहुत ही वाइल्ड फील्ड है, बहुत बड़ा फील्ड है। जी डॉक्टर साहब, प्लास्टिक सर्जरी में कॉमन ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं? देखिए, प्लास्टिक सर्जरी दो तरह की है। एक तो हम लोग बोलते हैं कॉस्मेटिक सर्जरी, जो कि बेसिकली हम लोग जो है अपने जो नॉर्मल अंग हैं उनको और बेटर करने के लिए करते हैं। दूसरा है रिकंस्ट्रक्टिव, जो कि चोट की वजह से या किसी भी वजह से अपना कोई अंग चला गया है, स्किन चली गई है, उसको वापस रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। जी डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि आपके पास काफ़ी मरीज़ आते होंगे प्लास्टिक सर्जरी कराने के लिए, तो किस वजह से लोग ज़्यादातर आपके पास आते हैं? क्या चोट जब लग जाती है उस वजह से, या अपनी खूबसूरती में निखार लाने के लिए? क्या कारण है कि लोग आपके पास प्लास्टिक सर्जरी करवाने के लिए आते हैं? देखो, हमारे पास दोनों तरह के पेशेंट आते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए भी पेशेंट्स आते हैं, और बाकी जो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी है उसके लिए भी बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनको कि चोट की वजह से या किसी और वजह से डैमेज हो गया। जी डॉक्टर साहब, अब तक ये भारत में इतनी पॉपुलर नहीं थी सर्जरी। पहले लोगों को बाहर जाना पड़ता था ये सर्जरी करवाने के लिए, लेकिन आजकल ये भारत में काफ़ी पॉपुलर हो रही है। तो इसके पीछे क्या कारण मानते हैं आप? देखिए, ऐसा है कि पहले हिंदुस्तान में बहुत कम प्लास्टिक सर्जन्स थे। अब धीरे धीरे जो है जो ट्रेनिंग है प्लास्टिक सर्जरी की वो बेहतर हो गई है। आज के टाइम पर जो भी सर्जरी दुनिया में कहीं पर भी होती है वो सर्जरी हिंदुस्तान में भी होती है। जी, तो इसके लिए किसी को जाने की ज़रूरत नहीं है। वो अलग बात है कि किसी व्यक्ति को अपने किसी कारण से या वो समझता है कि भी मेरे को बाहर जाके करानी है तो वो कराता है। जी
तो मतलब डॉक्टर साहब अब ये मान लिया जाए कि लोग ज़्यादा कॉन्शियस हो गए अपनी खूबसूरती को लेकर। हाँ, समय के साथ साथ अब देखा गया है कि कॉस्मेटिक सर्जरी ज़्यादा प्रचलन में आ रही है जी। लोग अपने आप को ज़्यादा बेहतर दिखाना चाहते हैं और जिसके अंदर भी कोई कमी है वो अपने उस पर्टिकुलर पार्ट को जो है वो बेटर करना चाहता है। जी डॉक्टर साहब, आपके पास सर्जरी करवाने के लिए महिलाएं और पुरुष दोनों ही आते होंगे, तो किस वर्ग विशेष के लोग ज़्यादा आते हैं? मतलब इस सर्जरी का प्रचलन ज़्यादातर महिलाओं में देखा जाता है या पुरुष इसे लेकर ज़्यादा कॉन्शियस हैं? हमारे पास दोनों वर्ग के पेशेंट्स आते हैं जी। ऑफ कोर्स थोड़ी सी महिलाएं ज़्यादा आती हैं जी। क्योंकि महिलाएं शायद ज़्यादा अपने कॉस्मेटिक और अपने जो है जो भी लुक्स हैं उनके लिए ज़्यादा वरीड रहती हैं। पुरुष मोस्टली जो है वो अपनी नाक ठीक करने के लिए आते हैं, किसी की नाक टेढ़ी है कुछ भी है उसी के लिए आते हैं, जबकि महिलाएं नाक ठीक कराने के लिए या और भी बहुत सारी जो उनकी समस्याएं रहती हैं, फैट है ज़्यादा है, ब्रेस्ट का साइज थोड़ा डिफरेंट है और उस चीज़ के लिए आते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने फैट का बताया भी, तो प्लास्टिक सर्जरी फैट कम करने में, मोटापा कम करने में किस तरह सहायक सिद्ध होती है? देखिए सुमित जी, प्लास्टिक सर्जरी में जहाँ तक मोटापा कम करने का सवाल है, मोटापा कम नहीं किया जाता है। जो फैट निकालना जिसको कि हम लोग लाइपोसक्शन बोलते हैं, वो बेसिकली जो है शरीर को जिसे हम बोलते हैं कॉन्टूरिंग की विधि है, जिसमें कि किस पर्टिकुलर पार्ट पर अगर ज़्यादा फैट है तो उसको हम निकाल सकते हैं। जैसे कि देखा गया है कि पुरुषों में पेट के ऊपर और महिलाओं में दोनों बटक्स के ऊपर जो है वो कंपेरेटिवली फैट ज़्यादा डिपॉजिट होता है और उसके लिए जैसे हम उसको लोग नॉर्मल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, एक लोगों में आम धारणा भी है कि फैट कम करवाने के लिए अगर प्लास्टिक सर्जरी करवाते हैं तो काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, तो क्या ये कितनी सच्चाई है इस बात में? देखिए, जो लाइपोसक्शन प्रोसीजर है जिसको फैट निकालते हैं वो कोई पेनफुल प्रोसीजर नहीं है। पहली बात तो यह है कि इसको टोटल बेहोश करके किया जाता है, तो पेन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके अंदर क्या है कि हम ये मानते हैं कि शरीर के अंदर जो फैट की सेल्स हैं वो लिमिटेड है, तो अगर हम उसको निकाल देते हैं तो वापस उस एरिया में फैट नहीं आता है। इसमें मशीन के द्वारा एक बहुत ही छोटा सा छेद करके और एक स्टील का कैनुला होता है जिसके कि साइड्स पे होल्स होते हैं, उससे जो है उस पर्टिकुलर एरिया में निगेटिव प्रेशर क्रिएट किया जाता है और उसमें जो है फैट लिक्विड की फॉर्म में बाहर निकल जाता है। जी डॉक्टर साहब, आपने भी बताया मोटापा कम करने में भी काफ़ी सहायक सिद्ध होती है प्लास्टिक सर्जरी। यहाँ पर ये बात और जानना चाहेंगे हम कि किस उम्र वर्ग के लोग ज़्यादा आपके पास आते हैं ये सर्जरी करवाने के लिए? देखिए, जो फैट को हटाने के लिए जो सर्जरी है वो बेटर है यंगर एज ग्रुप में, और ज़्यादातर यंग पेशेंट्स आते हैं और ज़्यादातर वो पेशेंट्स होते हैं जो कि मैरिजेबल एज ग्रुप के हैं, स्पेशली फीमेल्स हैं। तो जब भी नेचुरली जब किसी की शादी होने वाली होती है तो उसमें आदमी सब चाहते हैं कि वो बेस्ट उनकी लुक्स हों और ताकि उनके मैरिज प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हों, तो उस टाइम पर लोग ज़्यादा जो है अपनी लाइपोसक्शन वगैरह कराने के लिए आते हैं। और लाइपोसक्शन के लिए बेटर है यंगर जितना पेशेंट है उतना ही बेहतर है, उतना ही उसका रिजल्ट अच्छा आता है। तो आम तौर पे यूजुअली जो है इस चीज़ के लिए 40-45 साल तक के लोग आते हैं। जी डॉक्टर साहब, तो क्या कोई ज़्यादा, आपने कहा यंगर एज में आए तो ज़्यादा बेटर है, तो क्या ज़्यादा उम्र वर्ग के लोग अगर आते हैं तो उनमें किसी साइड इफ़ेक्ट या किसी और नुकसान की संभावना रहती है? देखिए, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ऐसे ऐसे ही जो है अपनी जो स्किन की टाइटनिंग की कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। तो अगर जैसे हम 40 साल की ज़्यादा वाले में करते हैं तो जो स्किन थोड़ी सी वो लूज़ होने की रिस्क रहती है, तो आपको उनको फिर ज़्यादा लंबे समय के लिए प्रेशर गारमेंट पहनने पड़ते हैं। जी डॉक्टर साहब, यहाँ पर हम ये भी जानना चाहेंगे किस पेशे से जुड़े हुए लोग आपके पास ज़्यादा आते हैं? क्या ग्लैमर फील्ड से जुड़े हुए लोग आते हैं या आम नौकरी पेशा लोग भी अपनी लुक्स चेंज करवाने के लिए आपके पास प्लास्टिक सर्जरी करवाने के लिए आते हैं? देखिए, जहाँ तक पेशे का सवाल है, क्योंकि जैसे जयपुर जो शहर है वहाँ पर ग्लैमर वाला जो हिस्सा है वो कम है, लेकिन अगर आप यही चीज़ बड़े शहरों में देखो, बॉम्बे में, दिल्ली में, बॉम्बे में ज़्यादातर लोग जो हैं जो कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए आते हैं
वो ज़्यादातर फीमेल्स हैं जो कि फ्यूचर में कोई जो टीवी सीरियल्स में या फिल्म्स में जाने की इच्छा रखते हैं, तो वो लोग ज़्यादा आते हैं। लेकिन जयपुर में क्योंकि इस तरह का नहीं है, तो हमारे पास आम ही लोग आते हैं। डॉक्टर साहब, आजकल देखा गया है कि गर्मियों में छोटे छोटे दाने निकल जाते हैं त्वचा पर, तो क्या इसके लिए भी सर्जरी की सहायता ली जाती है या किसी नॉर्मल इलाज से भी इसको ठीक किया जा सकता है? देखिए, ऐसा है कि जो मौसम की वजह से जो स्किन में प्रॉब्लम्स होती हैं वो समय अनुसार ठीक हो जाती हैं, तो उसके लिए जो है कोई सर्जरी नहीं करी जाती। सर्जरी सिर्फ चेहरे पर जो की जाती है दानों के लिए, वो है जैसे जो मुँह से निकलते हैं, तो जब वहाँ से ठीक हो जाते हैं तो उसके बाद कई बार जो है वो स्मॉल स्पॉट्स उनके रह जाते हैं, और कई बार वो स्पॉट बहुत भद्दे लगते हैं, कई बार स्पॉट बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर स्पॉट्स ज़्यादा हैं, ज़्यादा ख़राब हैं, ज़्यादा डीप हैं, तो उनकी सर्जरी करके ठीक कर देते हैं। जी डॉक्टर साहब, आजकल देखा गया है कि कम उम्र में ही लोगों के झुर्रियाँ पड़ जाती है, तो इसमें प्लास्टिक सर्जरी कितनी सहायक सिद्ध होती है? देखिए, झुर्रियाँ दो तरह की होती हैं। एक तो है जो कि एंग्जाइटी रिलेटेड होती हैं, जिसमें कि मसल्स ज़्यादा टाइट हो जाती हैं, उसमें सर्जरी नहीं बल्कि बोटॉक्स इंजेक्शन लगा करके उस मसल्स को लूज़ कर देते हैं, ताकि जो झुर्रियाँ दिखती हैं वो दिखनी कम हो जाती हैं। जैसा कि आमतौर पर फोरहेड पे क्रीजेज हो जाती हैं, या अपने आँखों के दोनों साइड्स पे जो है क्रीजेज पड़ जाती हैं, उनको बोटॉक्स से ठीक कर देते हैं। जबकि जो दूसरी होती हैं जो कि एज रिलेटेड हैं, जो कि समय अनुसार जैसे जैसे व्यक्ति जो है 45 से ऊपर बढ़ता जाता है, तो वो धीरे धीरे शरीर की जो स्किन लूज होने की वजह से झुर्रियाँ पड़ती हैं, वो सर्जरी से ठीक होती हैं। उसके लिए जैसे स्किन में हम लोग फेस लिफ्ट करते हैं, चेहरे की फेस लिफ्ट करते हैं, स्किन टाइट कर देते हैं, और आँखों के चारों तरफ जो है उसको वो हम लोग बोलते हैं ब्लेफरोपैरेसी, जिसमें कि आँखों की चारों तरफ की लूज स्किन को निकाल दिया जाता है। जी, मेडिटॉक्स में यहाँ पर वक्त है एक ब्रेक का। डॉक्टर GS कालरा हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रेक के बाद भी इनसे चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर GS कालरा से, जाने माने प्लास्टिक सर्जन हैं राजस्थान के। आज हम इनसे बात कर रहे हैं कि प्लास्टिक सर्जरी क्या है, किस काम में आती है प्लास्टिक सर्जरी, और किस उम्र वर्ग के लोग ज़्यादा मोस्टली इनके पास आते हैं प्लास्टिक सर्जरी करवाने के लिए। डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे हमें बोटॉक्स झुर्रियाँ कम करने के लिए बोटॉक्स इंजेक्शन के बारे में आपने बताया, तो क्या होता है बोटॉक्स इंजेक्शन, किस तरह से आप इसे यूज़ में लेते हैं? ये बोटॉक्स जिसको बोलते हैं, बोटॉक्स तो ब्रांड नेम है जी। बेसिकली क्या है, बोटुलिन टॉक्सिन है, ये टॉक्सिक प्रोडक्ट है जो कि बेसिकली पैरालाइज कर देता है। तो इसको जो है बहुत थोड़ी यूनिट्स में, बहुत थोड़े अमाउंट में जब हम किसी मसल्स के अंदर या किसी भी एरिया में, नर्व में इंजेक्ट करते हैं, तो वो एरिया पैरालाइज हो जाता है। तो पैरालाइज हो जाता है तो उस पार्ट का फंक्शन कम हो जाता है। जैसे झुर्रियाँ हैं, झुर्रियाँ जो है आमतौर पर जो टेंशन की वजह से होती हैं, तो मसल्स टाइट हो जाती हैं, तो उसके अंदर बहुत थोड़ा सा अमाउंट, ये यूनिट्स में आता है, 1 यूनिट 2 यूनिट, बहुत थोड़ा सा इंजेक्ट करने से वो अगर जैसे पैरालाइज हो जाती है, तो वो जो उसका जो टेंशन है वो कम हो जाता है, और उसके वजह से वो जो झुर्रियाँ वो ख़त्म हो जाती हैं। ये टॉक्सिन और भी कई जगह इस्तेमाल किया जाता है। जैसे किसी के बच्चों के स्पास्टिक हैंड होते हैं, जिनके कि हाथ सीधे नहीं होते हैं, मांसपेशियाँ बहुत टाइट हैं, उसके अंदर भी जो है मसल्स में और नर्व्स में इंजेक्ट करके उनको टेम्परेली पैरालाइज करके उनके हाथों को ठीक किया जाता है। तो ये बहुत जगह काम आता है। जी डॉक्टर साहब, यहाँ पर हम ये भी जानना चाहेंगे कि आजकल कई खबरें आई हैं ऐसी, कई बार हमने देखा है कि बच्चा पैदा होता है और कुछ उसके अंग विकृति की समस्या होती है, तो क्या पैदा होते ही बच्चे में प्लास्टिक सर्जरी कर सकते हैं? किसी तरह का कोई खतरा तो नहीं है? देखिए, जो पैदाइशी हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि जल्दी करनी आती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो कि बाद में होती हैं। जो पैदाइशी आम तौर पर जो है
एक तो बच्चों के जब पैदा होते हैं तो होंठ और तालू कई बच्चों के कटे हुए होते हैं जी। ये आम तौर पर 1 in 800 बर्थ में देखा गया है इंडिया के अंदर। तो अगर ऐसी स्थिति है तो वो आम तौर पे तालू का और होंठ का ऑपरेशन जो है, तालू का ऑपरेशन 3 से 6 महीने के बीच में और होंठ का ऑपरेशन 3 से 6 महीने के बीच में और तालू का ऑपरेशन 6 से 12 महीने के बीच में किया जाता है। जबकि कुछ ऐसी विकृतियां हैं, जैसे किसी बच्चे का कान नहीं है। कान जो है क्योंकि बनाया जाता है शरीर की अंदर से कार्टिलेज लेकर, तो जब तक बच्चा ठीक से डेवलप नहीं होता, उसकी उतनी कार्टिलेज नहीं निकलती, उसको हम नहीं बना सकते। तो उसके लिए आम तौर पर हमको 8-9 साल की एज तक बच्चों को वेट करना पड़ता है, जब तक कि उसका जो है सफिशिएंट डेवलपमेंट हो जाए और उसकी हम लोग जो है सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कार्टिलेज हार्वेस्ट कर पाएँ ताकि उसका एक बेहतर कान बन पाए। जी डॉक्टर साहब, अंग कट जाता है, जो पूरी तरह से हाथ कट जाता है या उंगली कट जाती है, पूरी तरीके से जो शरीर से अलग अंग हो जाता है, तो क्या उसमें भी प्लास्टिक सर्जरी सहायक सिद्ध होती है? देखिए, ये एक बहुत बड़ी फील्ड है प्लास्टिक सर्जरी की, इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो सर्जरी। इसके अंदर हम बारीक से बारीक खून की नसों को आपस में जोड़ सकते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर में, जिसमें कि 10 से लेकर के 25 गुना बड़ा दिखता है, ये सर्जरी करी जाती है। और जब कोई पेशेंट कटा हुआ हाथ या कटा हुआ पैर या कटी हुई उंगली लेकर के आता है तो उसको वापस सक्सेसफुली जोड़ा जा सकता है। जितना अंग ज़्यादा प्रॉक्सिमली कटता है, मतलब जितना कि हाथ ऊपर से कटता है, उतना ही उसके सक्सेस के चांस थोड़े से कम होते हैं। क्यों? क्योंकि उसके रिहेबिलिटेशन में बहुत ज़्यादा लंबा समय लगता है। जबकि अगर जितना दूर कटा हुआ है, अगर जैसे उंगली कटी हुई है, तो उसके सक्सेस के चांस बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर कोई रिस्ट से कटा हुआ है तो उसके भी फंक्शन के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन जितना ही जो है वो अंग और नज़दीक जाता है, शरीर की तरफ जाता है, उतना ही उसके सक्सेस के ओवरऑल चांस कम होते जाते हैं। उसके 2 कारण हैं। एक तो ये है कि हमको जो पैर उनको जोड़ना होता है, जितना वो अंग ज़्यादा है उतना उसको जल्दी करना पड़ता है। अगर जैसे किसी का अगर यहाँ से इस जगह से मिड आर्म से कटा हुआ है तो वो आइडियली 2 घंटे के अंदर अंदर हमको जोड़ देना होता है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि व्यक्ति जिसका भी हाथ कटा है वो हॉस्पिटल में बहुत जल्दी पहुँचे, पहली चीज़। दूसरा है कि बेटर है कि अगर कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में इन्फॉर्म कर दे, ताकि जो डॉक्टर है उसको मालूम है कि ये ऐसे पेशेंट आ रहा है, तो हमको क्योंकि जल्दी ऑपरेशन थिएटर तैयार करना होता है, कई और काम और कई जो इंस्ट्रूमेंट इंतज़ाम करने होते हैं, ताकि वो इमीडिएटली जब पेशेंट आए तो उसको हम जल्दी से जल्दी ऑपरेशन उसका हम कर पाएँ और बीच में वेट नहीं करना पड़े। जबकि अगर कोई किसी की उंगली कटती है तो उसको अगर हम 12 घंटे में भी जोड़ सकते हैं। सिमिलरली अगर हम किसी की रिस्ट लेवल पे कटा हुआ है तो उसको हम 6-7 घंटे के अंदर जोड़ सकते हैं। तो इस वजह से, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रॉक्सिमली कटा हुआ है उसको उतना जल्दी जोड़ना होता है, और कई बार उस वजह से लोग टाइम से नहीं पहुंच पाते हैं, टाइम से ऑपरेशन नहीं हो पाता है, तो उसके रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं होते। जी डॉक्टर साहब, यहाँ पर आपने भी बताया कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जोड़ देना चाहिए हमको। एक यहाँ पर दर्शकों को ये भी बताना चाहेंगे हम कि अगर अंग कट जाता है तो जो भी एक आम आदमी है वो प्राथमिक अपने लेवल पर क्या उपचार करे, किस तरह से अंग को सुरक्षित रखे ताकि धूल मिट्टी से बचा के किस तरह से आपके पास लेके आए कि आप उसे आसानी से जोड़ दें, या उसमें कोई सेप्टिक किसी तरह की गंदगी ना पहुंचे अंग तक, तो उसे किस तरह से सुरक्षित आप तक पहुंचाए, तो ये वो बताएं डॉक्टर। देखिए, जब भी कोई अंग कटता है जी, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी आसपास लोग हैं उनको ये चाहिए कि खून ना निकले, इस वजह से जहाँ से कटा हुआ है उसके ऊपर एक साफ पट्टी बांध दें, और जो कटा हुआ अंग है उसको पानी से धोकर, एक अगर सेलाइन मिल जाए, कोई अगर डॉक्टर अवेलेबल है, नॉर्मल सेलाइन मिल जाए, तो उसमें थोड़ा सा गीले कपड़े में लपेट कर उसको अंदर बर्फ़ के ऊपर रख कर दें और उसको हॉस्पिटल ले जाएं। बर्फ़ के चारों तरफ नहीं रखना होता, ये नहीं है कि उसको बीच में रख के चारों तरफ बर्फ़ डाल दी ताकि वो जम जाए, ऐसा नहीं है। सिर्फ बर्फ़ के ऊपर रखा जाता है ताकि उसका टेम्परेचर थोड़ा कम रहे, ताकि वो लंबे समय तक चल सकता है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति अपनी हाथ
कटने के बाद अगर बर्फ़ में नहीं रखता है तो हमको अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 4 घंटे में हम उसका जोड़ना ज़रूरी है, वही अगर बर्फ़ में रख के लाता है तो उसको 8 घंटे तक किया जा सकता है। इसलिए जो ट्रांसपोर्टेशन है वो अंग की बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उसको ठंडा रख के लाया जाए। जी डॉक्टर साहब, यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे कि सर्जरी आपने बताया काफ़ी प्रकार की होती है, तरह तरह की सर्जरी होती है, हर अंग की होती है सर्जरी, लेकिन क्या आजकल लोग बाग ये भी सुनने में आ रहा है कि सिर्फ रंग गोरा करवाने के लिए भी सर्जरी करवाते हैं, तो क्या ये ठीक है, कितना उचित है, क्या इससे कोई साइड इफ़ेक्ट की संभावना नहीं है? देखिए, रंग गोरा कराने की सर्जरी नहीं होती है जी। हाँ, अगर कुछ काले धब्बे हैं, कुछ हैं, वो ज़रूर लेज़र से या डर्माब्रेजन प्रक्रिया है उससे साफ़ हो जाते हैं, पर बाकी ऐसे रंग के लिए सर्जरी नहीं होती है। जी डॉक्टर साहब, जितनी भी तरह की ये सर्जरी होती है, क्या कितने समय बाद, क्योंकि आजकल ये देखा गया है कि 2-2 महीने में, 3-3 महीने में लोग सर्जरी करवाने पहुंच जाते हैं, तो कितना ठीक है ये? कितने समय बाद अगर दोबारा सर्जरी करवानी पड़े तो कितने समय बाद करवानी चाहिए, और या सर्जरी से करवानी भी चाहिए, या कितना बच के रहना चाहिए इस सर्जरी से? देखिए, ऐसा है, इसमें बचने या ना बचने का विषय नहीं है। अगर वास्तव में किसी को आवश्यकता है, वास्तव में किसी का कोई अंग ठीक नहीं है, और अगर वो कंसल्ट करते हैं डॉक्टर से और वो कहता है कि हाँ इसको बेहतर किया जा सकता है, तो वो व्यक्ति करवा सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सिर्फ जो बिल्कुल ठीक है और वो चाहता है कि नहीं ये और बेहतर हो जाए, कई बार ऐसा होता है कि वो संभव नहीं होता, या यदि किसी के अंदर बहुत ही माइनर इम्प्रूवमेंट पॉसिबल होता है, जबकि मरीज चाहता है, व्यक्ति चाहता है कि बहुत अच्छा हो जाए। अगर कोई ये कहे कि मेरे को अपनी लुक्स ऐश्वर्या राय जैसे करनी है, या मेरे को किस पर्टिकुलर व्यक्ति जैसे बनना है, वो संभव नहीं है, या उसकी ऐसी नाक बनानी है, एग्जैक्टली वैसा चाहिए, वो संभव नहीं है। इसलिए जब भी जो भी डॉक्टर है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कंसल्टेशन के टाइम पेशेंट को पूरी अच्छी तरह से बताए कि भी कितनी संभावना है बेटर होने की, और उसको करवाना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, आमतौर पर देखा गया है कि आजकल काफ़ी एक ये बीमारी कॉमन होती जा रही है कि इंसान के शरीर पर वाइट कलर के निशान पड़ जाते हैं, सफ़ेद चकत्ते जिसे कहा जाता है, तो क्या उसमें भी प्लास्टिक सर्जरी सहायक सिद्ध होती है? देखिए, जो वाइट स्पॉट्स हैं उसको बोलते हैं विटलिगो जी। वो आमतौर पर तो मेडिसिन से ठीक हो जाती है या मेडिसिन से कंट्रोल हो जाती है। स्किन के डॉक्टर्स उसके लिए मेडिसिन देते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज से और कुछ मेडिसिन से धीरे धीरे समय अनुसार ठीक हो जाती हैं। परंतु कुछ पार्ट ऐसा होता है जो करके सब कुछ करने के बावजूद भी ठीक नहीं होता। अगर कुछ लिमिटेड एरिया है जो कि नहीं ठीक हो पा रहा है लेकिन बढ़ नहीं रहा है, स्टेशनरी है, उसके ऊपर जो है शरीर की दूसरी जगह से बहुत पतली सी स्किन की लेयर लेके, जिसको कि हम लोग मेलानोसाइट ट्रांसफ़र कहते हैं, उतनी पतली लेयर कि जिसके अंदर खाली स्किन कलर ही कलर होता है, उसको जो है उस एरिया में उस पर्टिकुलर वाइट स्पॉट्स को एब्रेड करके, मतलब उसके ऊपर की लेयर निकाल के वो कलर वाली लेयर लगा देते हैं, तो उसका रंग उसका नॉर्मल हो जाता है। जी शुक्रिया डॉक्टर साहब तमाम जानकारियाँ देने के लिए। ये थे डॉक्टर GS कालरा जो बता रहे थे कि सर्जरी कितनी लाभदायक है, किन किन बीमारियों में ये सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी काम आती है। डॉक्टर GS कालरा SMS हॉस्पिटल में प्लास्टिक सर्जन के तौर पर कार्यरत हैं। इन्होंने बताया सभी दर्शकों को कि अगर किसी का कोई अंग कट जाता है तो उस वक्त क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, डॉक्टर के पास कैसे ले जाना चाहिए उस अंग को, और किस तरह से डॉक्टर उसका इलाज करते हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहब तमाम जानकारी के लिए। मेडिटॉक्स में आज फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर आपसे रूबरू होंगे, किसी और विशेषज्ञ के साथ किसी और बीमारी पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।